ताकि फर्दर आपको ठीक। तो मैं बता रहा था कि जो आपकी जो डायफ्रैक्शन की कंडीशन है उसमें हमने क्या बात कही कि अगर कोई एक ओपनिंग है, स्लिट है, उसका साइज इनकमिंग वेव उसकी साइज़ के उसकी वेवलेंथ की कंपेरेबल है तो फिर तो हमें डायफ्रैक्शन होगा, ऑब्जर्व होगा। लेकिन उसका साइज़ बहुत बड़ा हो तो भी हमें डायफ्रैक्शन नहीं होगी, और बहुत छोटा हो, बिल्कुल उसके साइज़ से भी छोटा हो जाए तो फिर हमें डायफ्रैक्शन बिल्कुल नहीं होगी। डायफ्रैक्शन ऑब्जर्व क्या होगी, दूसरी तरफ हमें वेव भी नज़र नहीं आएगी। ये क्या बन जाएगी, इट विल बिहेव लाइक एन ऑब्स्टिकल। ठीक है, अगर साइज वेव से बहुत छोटा हो जाए, ये जो ओपनिंग है वेव की जो वेवलेंथ है ये वेव से बहुत छोटा हो जाए तो हमें इसकी वेव जो है वो दूसरे क्रॉस पार ही नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो इसलिए फिर उसका जो साइज़ हमने बताया डायफ्रैक्शन के लिए जरूरी है कि उसका अपनी उसके वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। और वो साथ में अब हमने ये भी बताया मैंने कि अब जितनी वेव हमारे पास की वेवलेंथ बड़ी होती है हमें ओपनिंग उतनी बड़ी होती है। अब हम जैसे जैसे हम लॉन्गर वेवलेंथ से हम किस तरफ आ रहे हैं, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ आ रहे हैं, या स्मॉलर फ्रीक्वेंसी से हम हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ जा रहे हैं। आपको बताया था पहले साउंड वेव होती हैं उनकी वेवलेंथ बड़ी होती है, फ्रीक्वेंसी स्मॉल होती है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं और लाइट विजिबल लाइट रेंज में आते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू उसकी क्या कहते हैं आपकी साउंड वेव की। तो उसके लिए जो हमें वेव जो क्या कहते हैं डायफ्रैक्शन के लिए ओपनिंग चाहिए उसकी उसका साइज भी में कम छोटा चाहिए होता है। अब फिर हम आए विजिबल लाइट से। विजिबल लाइट में देखा हमने पास तो हमारे पास जो एक आम ओपनिंग है जिसका साइज़ कंपेरेबल टू है उसके इक्वल हो तो हम उसको कंपेरेबल बना सकते हैं। फिर हमने देखा लाइट वेव जो और हमारे पास हैं हाई फ्रिक्वेंसी की है, वो आम जो हमारे पास स्लिट है उससे नहीं हो सकती। उसके लिए फिर हमने क्या किया, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, जो लास्ट हमने टॉपिक डिस्कस किया उसमें बताया कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग की जो साइज़ है वो कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट उसके इक्वल होता है उसकी। तो ये कल मैं आई थिंक उसको ऑब्ज़र्व कर रहा कैलकुलेट कर रहा था कि जो हमारे पास जो हमने ऑब्ज़र्व की थी लाइंस, वो चीज़ मैंने आपको बताई नहीं थी। तो इस इस टॉपिक में भी बताने को उसको आ जाएगा कि हम कहते हैं हमारे पास जो 5000 लाइंस पर सेंटीमीटर है, लाइंस पर सेंटीमीटर है, तो इनकी जो स्पेसिंग होती है, इनके जो गैप होता है वो अगर हम फाइंड करें, यानी कि एक सेंटीमीटर में हमारे पास कितनी 5000 लाइंस हैं, तो एक लाइन जो है वो किसके बराबर होगी, दैट विल बी इक्वल टू, कल बताया 1/5000 सेंटीमीटर है। और उसको जब मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो दैट जितनी भी आती है समथिंग रेंज टू द पावर 10 ऑफ -6 मीटर आती है, इधर जो भी वैल्यू आएगी। तो मीन इसकी जो वेवलेंथ होगी इस लाइन की जो ओपनिंग है गैप है वो 10 टू द पावर 6 मीटर यानी कि 1 माइक्रोमीटर के इक्वल है। और हमारी जो विजिबल लाइट है उसकी भी वेवलेंथ जो है वो हमारे पास वेवलेंथ जो है वो 10 टू पावर -6 मीटर इसकी रेंज में होती है। तो इसलिए जो हम ये जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ करते हैं, इनमें जो लाइन स्पेसिंग को यूज़ करते हैं वो हमारे पास क्या है कि वो इनकी वो जो स्लिट है ओपनिंग है वो कंपेरेबल टू हमारे इस विजिबल लाइट की होती है। इसलिए हमें उसमें विजिबल लाइट की जो डायफ्रैक्शन है वो हमें क्लियरली नज़र आती है। लेकिन लेकिन हम जानते हैं कि हमारे पास जो वेव्स हैं हमारे पास वो इसी विजिबल लाइट में नहीं, इससे और हायर फ्रिक्वेंसी की भी हैं, जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेज आ जाती हैं, फिर उसके बाद गैमा रेज आ जाती है, फिर एक्स रेज आ जाती हैं। ये जो हमारे पास क्या होती हैं ग्रेजुअली हायर फ्रिक्वेंसी की हमारे पास वेव्स होती हैं। अब हायर फ्रिक्वेंसी की वेव्स हो जाएंगी तो मतलब उनकी वेवलेंथ की हो जाएगी वो शॉर्ट, क्योंकि मैं बताया फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इसके दरम्यान हमारे पास क्या है वो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। अगर अब स्पीड ऑफ लाइट है, लाइट की वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनकी जो स्पीड होगी वो हमारे पास क्या होगी वो कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और लैम्डा क्या है, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, यानी कि जितनी अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी उतनी शॉर्ट हो जाएगी। शॉर्ट वेव लेंगे मतलब उसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो अब विजिबल लाइट है उनकी डायफ्रैक्शन तो हमने देख ली। अब उससे जो बड़ी फ्रिक्वेंसी की वेव्स हैं उनका क्या होगा। अब उसमें हमारे पास जो आती हैं जो वेवलेंथ आती हैं
एक्सरेज वगैरह की या उसकी, तो वो जो उसकी जो वेवलेंथ आती है उनकी जो लैम्डा है, दैट अप्रॉक्सीमेटली रेंजेस अप टू द 10⁻⁻10 मीटर, इस रेंज में आती हैं। इसी के राउंड अबाउट 8, 9, 10 मीटर नैनोमीटर है, फिर उसके बाद पिकोमीटर तक इस रेंज तक आती हैं। अब वेवलेंथ इस रेंज की हो और हमारे पास जो स्लिट है वो इस रेंज की है, तो आप देख सकते हैं कि इसका मतलब है ये, इसको आप इस तरह ज्यूम कर सकते हैं कि पावर 10⁻10 है, ये 10⁻⁻6 है, तो इनके दरम्यान कितना बड़ा गैप है। तो इसलिए जब जब हम आम जो इवन अगर हम जो क्या आपके पास ग्रेटिंग है, जो आपके पास है डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को भी यूज़ करते हैं, आपको जो हमारे पास जो जितनी मैक्सिमम बना सकते हैं स्लिट, तो उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। वो आपको लास्ट टाइम बताया था कि वो तकरीबन 12,000 लाइंस पर सेंटीमीटर थी। अगर इसको भी देखें तो ये रेंज भी तकरीबन आपके पास 10⁻⁻7 तक जाती है। इससे स्मॉलर वेवलेंथ को ये के लिए इसका जो गैप है, इसकी जो विड्थ है वो 10⁻7 मीटर तक होती है, इससे स्मॉलर नहीं होती। अब जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं और हमारे पास जो गैमा रेज हैं या एक्स रेज हैं, वो तो उसकी वेवलेंथ तो इससे भी स्मॉलर है। वो जब इस स्लिट में पास करेंगी तो ये इसके लिए ये स्लिट जो हमारे पास है, हम जो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग यूज़ कर रहे हैं, ये तो इसके लिए फिर भी क्या हो जाएगी, वो ना बिल्कुल किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, वो आसानी से उसमें पास कर जाएगी। उसके लिए तो इतना बड़ा ओपनिंग हो जाएगी। तो जो जो हाई फ्रिक्वेंसी के वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनके लिए फिर हम डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज़ नहीं कर सकते ऑब्वियसली। अब हम उन वेव्स को हमने इस्तेमाल करना ही है। अब हमारे पास जो आपको शायद हमने डिस्कस बताया भी था शायद कि एक्सरेज जो है वेव, ये साइंटिस्ट था हमारे पास रेंगटन ने, उन्हें सबसे पहले इसको 1895 में डिस्कवर किया था। और उसकी डिस्कवर होने के बाद इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स थी, इसकी जो ये आप इंशाल्लाह अपनी हाई क्लासेस में भी सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, उसकी क्या एप्लीकेशन वगैरह है, ये किस तरीके से इसको ये डिस्कवर हुआ और क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं। तो एक तो हमें पता है कि ये जो एक्सरेज हैं हमारे कहाँ कहाँ इस्तेमाल की जाती हैं इसकी, क्योंकि वेरी हाई फ्रीक्वेंसी की होती है, मीन गैमा रेज और गैमा रेज एक्सरेज। अब वो साथ ही इसकी जो एप्लीकेशन है वो मेडिकल लाइफ में बड़ी इमीडिएटली इसकी एप्लीकेशन हो गई थी। अब इससे वो हमने बड़ा स्ट्रांगली इसको यूज़ करना शुरू कर दिया। इसको ना सिर्फ बायोलॉजिकल में हम डिफरेंट, हमारे पास साइंस की डिफरेंट जो टॉपिक हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उसमें भी यूज़ करना शुरू किया। उसके बाद इसको हमने डिफरेंट हमारे मैटर का स्ट्रक्चर्स हैं उनको डिस्कस करने के लिए, डिस्कवर करने में हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। तो इसी ही एप्लीकेशन में एक साइंटिस्ट है, दैट इज़ वॉन लिव। इसने 1930 में सबसे पहले इसको यूज़ किया। मेरे बाद उसको लेकर उसने क्या किया, सोडियम क्लोराइड की जो क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल थी, उसके ऊपर इस तरीके से जो है जो हमारे पास एक्सरेज की जो हमारे पास है, उनको हमारे पास एक इस तरह की एक कह लें, मैं किसी तरह की इसकी एक सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल उस पर इंस्टेंट किया। और ये कोई हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से एक्सरेज आ रही है, एक्सरेज उसको इंस्टेंट करने के बाद जब वो इसका क्या कहते हैं, आई थिंक उसकी कोई क्लियरली नहीं आइडिया कि वो उसका किस पर्पज़ के लिए यूज़ करे, उसकी स्ट्रक्चर का या उसकी कोई इंटरफेरेंस वगैरह को उसको देखने के लिए यूज़ कर रहा था। तो उसने जब देखा कि यहाँ पे जब लाइट इसमें फॉल कर रही है, तो फॉल करने के बाद इसका जब उसने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इसका जो इम्प्रेशन ऑफ गेट किए, तो उसने देखा यहाँ के ऊपर इसकी मुख्तलिफ स्पॉट के ऊपर, ये इसका मैं थोड़ा 3 डायमेंशन ड्रॉ कर लेता हूँ। इसकी जो स्क्रीन बनती है, पिक्चर थी, और कुछ 3 डायमेंशन को इस तरह बनी कि इसमें जो लाइट निकल के वो डिफरेंट डायरेक्शन में ऊपर नीचे डिफरेंट जगह पे इसमें स्पॉट स्क्रीन के ऊपर ने उसने एग्जिबिट किए, उसने वहाँ पे शो किए, जिससे इसकी आइडिया हुआ कि ये इसको आइडिया कि ये इसकी इस किस्म की जो बिहेवियर है वो किस वजह से है। ठीक है, तो अब उसका रीज़न तो उसके पास कोई ऐसी नहीं थी कि उसको कैसे बता सके, जाहिर बात उसको इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं था। तो उसने कहा कि इसको हम इस किस्म की जो क्या कहते हैं
एक्सरेज हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स है, इसमें जो एटम्स की जो अरेंजमेंट है, इसमें जो डिफरेंट जो एटम्स इसमें मौजूद हैं, उनकी जो अरेंजमेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो किस तरह अरेंजमेंट के। सारी बात है, लाइट इसमें क्या होगी, इस पर इनमें क्रिस्टलाइन इस क्रिस्टल डिफरेंट कंपोनेंट पे इंसिडेंट होगी और वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर या डाइवर्ट होकर या क्या कहते हैं बाउंस होके रिफ्लेक्ट होके डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगी। अब तो वो हर एक जगह उसकी जो एंगल आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, ओरिजिनल पाथ उसका ये आ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है वो डिफरेंट डायरेक्शन के ऊपर, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ, ऊपर नीचे, डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करिए वो उसके उसमें जा रही है। और रिएक्टिव क्योंकि उनका वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है आयन की, उसकी जो क्या कहते हैं क्रिस्टल वाला की जो एटम्स होते हैं वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। तो इससे उन्होंने इसका क्या कहते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं डिस्कस करने के लिए इसको इस्तेमाल कर लिया। अब इससे जो स्पॉट बने इनको यहाँ पे गए, जिसको इसी साइंटिस्ट आपको पता मॉन लीव, जिसने 1913 में सबसे पहले इसको इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था, तो उसके रिस्पेक्टिव से इसको हम वो लॉन्स ल्यू स्पॉट भी कहते हैं। और उसकी जो अरेंजमेंट है इसके मुताबिक जो उसको डिफरेंट इसकी कहाँ गया, ठीक, तो उसमें इसको डिफरेंट स्पॉट के और इसकी बाद में इन्हीं जो स्पॉट बनते हैं इन्हीं को एनालाइज करके जो भी, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं सोडियम क्लोराइड है, कोई और भी हमारे पास अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, कोई और भी हमारे पास आयनिक कंपाउंड है जिसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, उसको यूज़ करके हम उसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकते हैं। ये इसका जो वो कैसे करेंगे ये हमारे स्कोप से इस वक्त बाहर है, लेकिन हम जस्ट इसके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि ये इस पर्पज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, कोई किसी को क्वेश्चन है बेटा अभी तो मैं आज, बाकी इसका फिर हम आगे चलते हैं। नो सर। चलें इसमें अब इसके थ्रू अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हमने इसकी जो एक्सरेज हैं इसका जो फिनोमेना है डायफ्रैक्शन, वो भी हम उसका देखना चाहते हैं साइंटिस्ट ने कि ये जारी बात है, ये भी एक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इसमें। तो ये जो बिहेवियर है डायफ्रैक्शन का, ये डाइवर्जन का, ये फिनोमेना जो भी हमने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में देखा वो प्रूव के जो हमारे पास जो एक्सरेज है ये हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो वेव की शेप है, तो इसके वेव के जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे इसको ओबे करना चाहिए, यानी कि इंटरफेरेंस होना चाहिए, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन वगैरह सारा उसमें उसको ओबे करना चाहिए। तो अब चूँकि इसकी जो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा थी क्रिस्टल और वेव बहुत हमारे पास क्या थी वेवलेंथ बहुत स्मॉल साइज है, तो इसका हम जो है उसका ये जो डायफ्रैक्शन का फिनोमेना है इसको हम आम नॉर्मली एग्जिबिट नहीं कर सकते, जो यूज इंस्ट्रूमेंट्स है उसके थ्रू नहीं कर सकते थे। तो इसके लिए फिर ये जो ल्यू का जो एक्सपेरिमेंट था उसी को फॉरवर्ड लेते हुए दो फादर और जो ब्रदर थे, जिसको हम यहाँ पे हम ब्रैग्स कहते हैं, ये विलियम लॉरेंस ब्रैग है और विलियम हेनरी ब्रैग था, आई थिंक ये दो फादर और सन था। उन्होंने आई थिंक 19 इसमें लिखा नहीं हुआ, 19 लेट मी कंफर्म, उन्होंने कहीं लिखा हुआ हो जिस जी विलियम लॉरेंस ब्रैग है और उसके फादर साहब थे विलियम हेनरी ब्रैग थे, लिखा नहीं हुआ कब है, 19 समथिंग उसी में की उन्होंने किया, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन उसमें। बहरहाल उन्होंने इसको इसी क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है और एक्सरे की उसको कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए प्रूव किया कि लाइट जो हमारे पास है एक्सरे इट कैन बी डायफ्रैक्टेड बाय यूजिंग क्रिस्टल्स, उन क्रिस्टल को यूज़ करते हैं। अब वो कैसे, अब उसकी क्या है कि जब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी किसी सब्सटेंस का फॉर्म होता है तो उसमें जो जो एटम्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट क्या होती है, वो एक खास 3 डायमेंशनल होती है। ठीक है, अब जब आप क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो उसमें हमारे पास जो है सोडियम क्लोराइड की, स्पेशली अगर यहाँ पे सोडियम क्लोराइड की डिस्कस करें तो सोडियम क्लोराइड की स्ट्रक्चर हमारे पास है, वो हमारे पास क्या होता है, वो 3 डायमेंशनल में क्यूबिक फॉर्म होती है, क्यूब।
क्यूब फॉर्म में होती है, और इस तरीके से होती है कि इसकी पैटर्न के ऊपर इसके कॉर्नर में, एक कॉर्नर में हमारे पास क्या होता है, आपके पास सोडियम। तो कॉर्नर पे अगर हमारे पास सोडियम है और सेंटर में भी हमारे पास सोडियम होता है, और उनके दरमियान में जो गैप है वहाँ में हमारे पास इस क्लोरीन है। सेंटर यहाँ पे हमारे पास है, एक एटम यहाँ पे है तो दूसरा एटम आपकी इस अरेंजमेंट में होगा। मैं इसको रेड से शो कर लेता हूँ। यानी कि अगर आप किसी एक को हम इस क्यूब के एजिस पे एज्यूम करें, तो दूसरा हमारे पास इसका आयन जो होगा वो इनके दरमियान जो कंपोनेंट है वहाँ पे हमारे पास एग्जिट करेगा यहाँ पे। जबकि इसके वर्टिसेस पे हमारे पास वन टाइप ऑफ हमारे पास क्या होगा, वो आयन वहाँ पे होगा। तो ये क्रिस्टल जब बनेगी तो आप लोग डिटेल में जब जाएंगे वहाँ पे देखेंगे। तो अब उनकी जो एटॉमिक जो है एटम की जो अरेंजमेंट है वो उनके दरमियान ये जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, ये होता है जो गैप होता है, दैट इज़ एट द रेंज ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर के करस्पॉन्डिंग, 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, तकरीबन 10 टू द पावर ऑफ -9 मीटर होता है। अब ये जो इनके दरमियान में जो एटम्स के दरमियान में जो गैप है, डिस्टेंस है, ये हमारी एक्सरेज की जो वेव है जिसको अभी हमने बताया, दैट इज़ आल्सो वेवलेंथ उसकी 10 टू द पावर 10 मीटर के इक्वलेंट होता है। तो अब यहाँ पे ये इनके दरमियान जो गैप है वो इस एक्सरेज की जो वेवलेंथ है उसके कंपेरेबल है। तो मीन अब इनके दरमियान जो गैप है इसको हम एज अ स्लिट के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अब उसमें स्लिट के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, कैसे करेंगे ये हमारे पास दिखाएंगे। अब इसमें इसकी अब ये क्योंकि 3 डायमेंशन मैंने दिखाई है आप पे, हम इसकी 2 डायमेंशनल पिक्चर लेते हैं। 2 डायमेंशन माने कि सिर्फ एक सिंगल प्लेन की लेते हैं अरेंजमेंट, और यहाँ पे कोई स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करेंगे ये कौन सा एटम है, जस्ट हम की अरेंजमेंट डिस्कस करेंगे। एक मिनट, लेट मी अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं कहाँ चले यार मैंने। इसके कहाँ आ गया? जी, तो इसकी जो आपके पास है डेप्थ है उसको हम क्या कहते हैं, इसकी जो 2 डायमेंशनल पिक्चर है तो हमारे पास क्या होगी, वो एटम्स जो हैं, मैं थोड़ा याद ड्रॉ करके दिखा देता हूँ ताकि बाद में उसको हम इस्तेमाल भी करें। तो एटम्स हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट में होंगे। ठीक है, उनको पर्टिकुलर किस टाइम ज्योमेट्रिकल उनकी अरेंजमेंट होगी, और एटम जो इस तरह अरेंजमेंट होगी, और इस तरीके से कि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है हमारे पास है, दैट इज़ टू द पावर ऑफ 10 टू द पावर ऑफ -10 मीटर है। 10 टू इसके होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज अ स्लिट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं फॉर द डायफ्रैक्शन ऑफ एक्सेस के लिए। ठीक, अब एक अच्छा इसमें एक चीज़ याद रखेंगे, ये थोड़ा आपको याद रखने के लिए, ये जो हमारे पास डिस्टेंस है 10 टू द पावर ऑफ 10 माइनस मीटर है, इसको हम इस इतनी स्मॉल साइज में जाके इस जो डिस्टेंस है इसको हम वन एंगस्ट्रॉम कहते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। ये इतना जो स्मॉल डिस्टेंस होता है, तो आप कभी आपको शायद ज़रूरत पड़े तो आप सुने ये लफ्ज़ तो परेशान हो जाए कि ये क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम क्या है, 1 एंगस्ट्रॉम क्या है। ये हमारे पास जो माइक्रोस्कोपिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं मॉलिक्यूलर डिस्टेंस में, उनमें जो डिस्टेंस होता है उसको फिर हम मीटर में मेंशन करना हमारे का बात का बड़ा क्या कहते हैं कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो उसमें फिर हम उसके लिए जो डिस्टेंस है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस को वो हम 1 एंगस्ट्रॉम यूज़ करते हैं। जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान उसको 1 एंगस्ट्रॉम मेजर करते हैं। और
बाकी और डिफरेंट जो क्रिस्टलाइन होते हैं, अरेंजमेंट होती है एटम्स वगैरह की, तो उसमें उनके दरमियान डिस्टेंस को फिर हम इसको एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं और इसके रेफरेंस से हम उनका दरमियान डिस्टेंस मेजर करते हैं जी कि ये अगर इतना 1 एंगस्ट्रॉम है तो बाकी अगर इसके अलावा दूसरे डिस्टेंस होगी तो वो क्या होगी। तो ये अगर आप हाई क्लासेस में या कहीं पे भी और स्टडी करें तो ये टर्म कहीं यूज़ करें तो ये ना परेशान हो कि ये क्या चीज़ होती है, बात को उसमें लिखा भी होगा। तो बहरहाल अच्छा, उसकी एक करेक्टरिस्टिक हमारे पास ये हमने डिस्कस की है। अब इनकी रेंज करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है कि जब जो एक्सरेज हैं, जब एक्सरेज हमारे पास इंस्टेंट होते हैं यहाँ पे, तो लाइट की वेव जो हमारे पास एक्सरेज आती हैं उसकी रेज जो आएंगी वो हमारे पास क्या होंगी, वो पैरेलल फॉर्म में होंगी। अब इनकी जो अरेंजमेंट हम इसको एक रे की एक क्या कहते हैं, जो क्रिस्टल जब स्ट्रक्चर आता है तो उसमें हम उसमें टर्म यूज़ करते हैं, लैटिस की हम यूज़ करते हैं, लैटिस में फिर हम टर्म यूज़ करते हैं, अरे यूज़ करते हैं टर्म लैटिस अरे। ठीक है, ये जो हमारे पास ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हमारे पास जो बनता है ना कि एक क्रिस्टल का एक जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें हमारे पास क्या होता है, एक समझ लें कि आपकी जिस तरीके से हम कि चेयर जैसे क्लासरूम में या किसी हॉल में हम चेयर की अरेंजमेंट कर दें। अब वो चेयर तो खाली है लेकिन उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, कोई आके बैठा नहीं है, तो वो जो खाली प्लेसेस होती हैं उसको लैटिस कहते हैं। तो अब हम एक जो क्रिस्टल के स्ट्रक्चर हम अब चलिए वो बहुत डिटेल में चला जाएगा उसमें आप तो अब जो पूरी एक जो अरे अरेंजमेंट बनती है उसको अरे कहते हैं, लैटिस अरे कहते हैं। और उसका पूरा जो एक क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टली हमारे पास उसकी जो एक पूरी जो प्लेन बन जाता है उसको लैटिस प्लेन कहते हैं हमारे पास। तो अब ये ऊपर वाला प्लेन टॉप सरफेस वाली है, अब उसके अंदर नीचे ये जो हमारे पास है ये हमारे पास उसके नीचे वाली लेयर है, इसको लोअर प्लेन कह रहे हैं हमारे पास है। तो हमारे दो इस तरीके से प्लेन आपको सॉरी मेंशन किए गए हैं कि एक प्लेन 2 या 3 प्लेन हमारे पास लिए गए हैं उसकी जिसमें जो एटम्स हैं इस तरीके में अरेंजमेंट में एग्जिस्ट करते हैं वहाँ पे। अब हम कह रहे हैं कि जो एक्सरेज हैं वो जब आ रही हैं तो उसमें आके इस पे इंसिडेंट हो रही है, हमने इसको किसी ओब्लिकली किसी एंगल के ऊपर इसको हमने क्या किया, इनको अपन इंसिडेंट किया। अब लाइट जो एक्सरेज हैं वो हमारे पास क्या आ रही हैं, दे आर इन द पैरेलल फॉर्म में। अब हम ज्यूम करते हैं कि पैरेलल रेज हमारे पास आई है वहाँ पे, तो यहाँ पे इंसिडेंट हुई है, तब रेज इस जो जिस एटम के ऊपर इंसिडेंट होगी यहाँ पे आके ये क्या होगी, यहाँ पे जब ये इसका जो एटम है ये एक्सरेज को जब एब्जॉर्ब करेगा, एब्जॉर्ब करने के बाद अब इसकी एनर्जी जो होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि क्या कर सके, इसके एटम में से क्या कर सके इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे स्ट्रांगली बाउंडेड है। तो वो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, एक्साइटेड स्टेट करने के बाद इसी वेव को क्या करेंगे, जो एक्सरे वेव है इसको फिर यहाँ से क्या कर देंगे, आपको वो इजेक्ट कर देंगे और इसी डायरेक्शन में जो उसके हमारे पास आ रही है उसी लॉ के मुताबिक। ठीक, अब आमतौर पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट जो हम लेते हैं अब उस सरफेस के परपेंडिकुलर लेते हैं, यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंट लेते हैं। अब यहाँ पे इसका एंगल जो ले रहे हैं आपका वो ग्लैंसिंग एंगल, इसको ये कहते हैं कि जो सरफेस के साथ एंगल है इसको हम वो एंगल ले रहे हैं, थीटा एंगल विद ग्लैंसिंग एंगल। ठीक है, हम ये वाला एंगल नहीं ले रहे, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट रिफ्लेक्शन वाला दूसरा एंगल नहीं ले रहे। ठीक, अब एक ये रे आ रही है, अब इसी के पैरेलल एक और रे, क्योंकि इसमें एक्सरेज है, इसमें इसी के पहले क्योंकि एक्सरेज हम जहाँ से भी आ रही हैं तो हम उनको कोलिमेट करके उनको पैरेलल लेके आते हैं ताकि उनको वो काफ़ी दूर तक जा सके। तो हम दूसरी इसी में ले रहे हैं एक और रे, वो क्या कर रही है, वो इस एटम के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमारे पास आ रही हैं तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ से भी क्या हो जाएगी, ये भी आगे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके अब उसी तरह जैसे प्रीवियस एटम हुआ और उसी एंगल और ग्लांसिंग एंगल के ऊपर क्या रिफ्लेक्ट होके ऊपर चली जाएगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो एटम है दे विल एक्ट लाइज एन डायफ्रेक्टेड एजिस के तौर पे काम करेंगे और जहाँ से एक्सरेज आ रही है यहाँ से डिफ्लेक्ट होके वहाँ के बेंड हो गई, अपने असल रास्ते क्या वो बेंड कर गई है। असल में इसका जो रास्ता है क्या है, वो ये रास्ता है और इसका क्या हमारे पास ये रास्ता है। अब यहाँ से क्या हो गई, इस एटम जब इंसिडेंट हुई इस रास्ते को क्या कर दिया, इसको डेविएट कर दिया, उसको बात करते हुए डायफ्रैक्ट कर दिया, अपने रास्ते से हटा के इस तरफ को चला गया। ठीक है, इस तरफ जा रही है तो ये इस तरफ को डायफ्रैक्ट हो गया।
तो अब ये वेव हमारे पास क्या हुआ, वो इस स्लिट में एंटर हुई है यहाँ से, और इस स्लिट में एंटर होने के बाद आपकी वो बुक में उन्होंने थोड़ी सी इसको क्यों किया, बहरहाल इसमें से एंटर होने के बाद यहाँ से डायफ्रैक्ट होकर इस साइड पे चलेंगे हमारे पास। तो ये इसका जो डायफ्रैक्शन है, इसको जब हम आगे जाके वेव को ऑब्जर्व करते हैं किसी फोटोग्राफिक प्लेट पे या किसी भी तरीके से इसको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमें यहाँ पे इसका इंटरफेरेंस मिलता है। और इंटरफेरेंस में जब अगर वो कंडीशन हमारे पास ऐसे होती है कि वो एक दूसरे को इफेक्ट को इन्हांस करते हैं, रीइंफोर्स करते हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को सुपरपोज करते हैं, तो हमें वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। अगर वो एक दूसरे के इफेक्ट को डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में आते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, वहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो हमें वो उस तरह वो क्या मिलेगा वहाँ पे। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास है कि ये डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग हमारे पास इस तरह से हमारे पास जो वेव है एक्सरेज, इसको हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के थ्रू इसको डायफ्रैक्ट करते हैं। अब हम इसको फाइंड करते हैं इसकी डायफ्रैक्शन है, उसका फार्मूला क्या है और किस तरीके से है। ऑब्वियसली अब यहाँ पे ये जो दो हमारे पास एटम्स हैं, इनके दरमियान जो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, वो डी डिस्टेंस है। डी डिस्टेंस इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस हमने यहाँ पे इसको डी डिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया, वो डी से। ठीक, अब हमारे पास जो आता हमारे पास यहाँ से है कि ये दो पैरेलल वेव्स आ रही हैं, वो यहाँ पे आके ये क्या कर रही है, वो यहाँ पे आके इस डायरेक्शन में पहले डाइव हमारे पास क्योंकि वो डायफ्रैक्ट हो गई हैं, और ये वेव थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद फिर डायफ्रैक्ट हुई है। तो अब जब ये दो वेव है, जो सेकंड वेव जो रे आ रही है, ये डायफ्रैक्ट ऊपर आ रही है, तो इसके और इसके जो फर्स्ट रे और सेकंड रे के इसके पाथ में हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। जो कि इन दो को अगर हम लेते हैं तो क्यों कि यहाँ तक तो दोनों का जो पाथ है वो हमारे पास क्या है, वो सेम है, दोनों का पाथ हमारे पास सेम है। ये जो यहाँ सारी पाथ उनका सेम लेंथ सेम है। यहाँ से आके वो वेव पहले डायफ्रैक्ट हो गई, लेकिन ये अभी तक डायफ्रैक्ट नहीं हुई। उसके बाद ये जब यहाँ पे पहुँची तो फिर डायफ्रैक्ट हुई और ये आगे इस तरफ को चली गई, और यहाँ आने के बाद अगेन इस पॉइंट पे आके इतना फिर इसने सेकंड रे ने इतना अंदर इसके अंदर डिस्टेंस कवर किया, और फिर इसके बाद जाके दो पैरेलल है। तो अब इस वेव में और इस रे में हमारे पास क्या इतने पाथ का हमारे पास क्या वो डिफरेंस है, डिफरेंस है। ठीक है, ये पाथ, तो ये पाथ डिफरेंस है। ये अब अगर ये जो पाथ डिफरेंस आ रहा है इन दो वेव में, ये पाथ डिफरेंस पे इतना है कि वो इनकी वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ देयर वेवलेंथ के है, तो फिर हमें वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। और अगर ये हमारे पास वो डिफरेंस जो है आपकी मल्टीपल लैम्डा के मल्टीपल लैम्डा/2 के मल्टीपल है उसका और मल्टीपल के, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वो डिस्क्रिप्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे जूम करते हैं कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये जो पाथ डिफरेंस है दैट शुड बी एम लैम्डा का मल्टीपल होना चाहिए। और अब ये किसके इक्वल होता है, ये अब हम इसको डिटर्मिन करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे है कि ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पे भी थीटा है और ये एंगल यहाँ पे भी थीटा, ये जो तुम्हारे पास थीटा है। क्यों आ रहा है कि इसकी ज्योमेट्रिकली डायग्राम आपको दिखा दूँ, मैं प्रूफ का इतना वो नहीं है, मैं डायग्राम देखो यहाँ पे मैं अलग यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है, ये पॉइंट है, और ये वेव इस तरीके से आ रही है, और ये सेकंड रे इस तरीके से आ रही है। ये हमारे पास पॉइंट हमारे पास आ रही है। ये एंगल हमारे पास कितना है 9, ये थीटा है। ठीक, और ये जो टोटल एंगल हमारे पास कितना हो गया, वो 90। ठीक, तो ये टोटल 90। अब ये जो एंगल है, ये एंगल कितना हो जाएगा, दैट विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक, उसके बाद दोबारा हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास टोटल ये एंगल है, परपेंडिकुलर है ना ये चीज़, ये जो आ रही है ये परपेंडिकुलर है, ये इनके नाम परपेंडिकुलर अरेंजमेंट है। ये भी हमारे पास कितना है, दैट इज़ 90। ठीक है, टोटल 90। तो अब ये सारा 90 है, और ये इतना हिस्सा, ये हिस्सा हमारे पास क्या, ये 90 है टोटल, उसमें इतना हिस्सा हमारे पास का 90 माइनस थीटा है। तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज अगेन इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये इतना, तो इसका मतलब है ये एंगल भी थीटा है और ये एंगल भी हमारे पास क्या है, वो थीटा के इक्वल ही होगा। इसी ही कॉन्सेप्ट के थ्रू इसको हम यहाँ पे लेंगे, ये एंगल भी थीटा हमारे पास है। उस परस्पेक्टिव से हम ये ट्राइंगल जो हमारे पास आपकी बुक में भी इसको आई थिंक लेबल किया हुआ है, दैट इज़ अगर ये अरेंजमेंट ले ट्राइंगल, हम इसको यहाँ पे ले, अगर ट्राइंगल अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से आ रही हमारे पास, ये हमारे पास, तो ये अगर थीटा है तो ये भी परपेंडिकुलर, ये 90, ये हमारे पास क्या है, वो डी डिस्टेंस,
ये हमारे पास वो जो पास डिफरेंस हमारे पास आ रहा है, लेट्स इसको कुछ को भी हम कर लें यहाँ पर। तो ये परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसकी जो डायमेंशन हमारे पास क्या होगी, उसकी क्या कहते हैं ट्रिगोमेट्री के मुताबिक, ये इसका साइन ऑफ थीटा से हमारे पास होगा वो दैट इज़ परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारे पास क्या परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू हमारे पास डी इंटू साइन ऑफ थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू डी साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक, अब मतलब ये जो हमारे पास लेंथ है दैट इज डी साइन थीटा के इक्वल है, और सिमेट्री के मुताबिक ये भी हमारे पास क्या होगी, ये भी डी साइन थीटा होगी। ठीक, तो अब टोटल जो पाथ डिफरेंस है अभी बताया यहाँ से कि पैरेलल है, तो टोटल पाथ डिफरेंस में आ रहा है वो दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस है, तो ये टोटल जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बिकम डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा विच इज़ इक्वल टू 2d साइन थीटा के इक्वल होगा। तो मीन कि इसका जो पाथ डिफरेंस है वो हमारे पास कितना है, 2d साइन थीटा इक्वल है। तो अगर ये 2d साइन थीटा क्या हो, वो m लैम्डा हो, मल्टीपल ऑफ लैम्डा हो, यानी कि इसमें इसकी वेव इसमें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो हमें यहाँ पे जो आगे इनका जो वेव का जो डायफ्रैक्शन मिलेगा या इंटरफेरेंस आगे मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड, हम कहते हैं ब्रैग्स लॉ कहते हैं, जबकि बताया विलियम ब्रैग्स, और उन्होंने डायफ्रैक्शन ऑफ उसकी क्रिस्टलाइन को इसको दे के अरेंजमेंट 2 डायमेंशन में लेके उनमें वेव को इंसिडेंट किया और वहाँ से लाइट क्या वो डायफ्रैक्ट हुई। डायफ्रैक्ट के बाद उनका जो इंटरफेरेंस फिनोमेना आगे इसको चेक किया, तो उसमें हमारे पास जिनका जो पाथ डिफरेंस आ रहा है उसको चेक करके हमने चेक किया, तो हमारे पास क्या रहा था, वो इंटरफेरेंस फिनोमेना एग्जिबिट कर रहा है। तो मतलब है लाइट ये एक्सरेज है वो क्या कहते हैं यहाँ से डायफ्रैक्ट भी हो रही है और आगे जाकर वो इंटरफेयर भी हो रही है। तो मेन कि एक्सरे हमारे पास जो है दैट इज़ वेव नेचर है, तो उसमें डायफ्रैक्शन भी होती है और उसमें क्या कहते हैं इंटरफेरेंस भी हो रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे इसके थ्रू ये एक्सप्रेशन प्रूफ ये ले लिया कि अगर हम किसी भी क्रिस्टल में कोई भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें अगर हम डी उनका जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है और थीटा जो उसका ग्लैंसिंग एंगल है, इस एंगल विद द प्लेन है, ठीक है, एंगल विद द प्लेन ऑफ द क्रिस्टल है उसके ऊपर है। और ज़ाहिर बात ऑब्वियसली ये हमारे पास क्या होगा, वो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है ये पूरा टोटल एंगल यहाँ से ये टोटल एंगल हमारे पास कितना वो 90 है, तो ये अगर उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो थीटा क्या होगा, वो 90 माइनस थीटा होगा। तो वो जो भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसका वो कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक, कॉम्प्लीमेंट आपको पता 90 का एंगल है, तो दैट एंगल इज़ इक्वल टू 90 माइनस थीटा या 90 माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस जो भी है हमारे पास। ठीक है, ये प्लेन के साथ जो एंगल आ रहा है हमारे पास इस प्लेन के साथ, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं हमसे कि वेव का डिफरेंस कितना आ रहा है, वो हम वेव लेंथ भी हम देख सकते हैं, और लैम्डा को हम यहाँ से लैम्डा से हम वेव लेंथ की भी फाइंड कर सकते हैं। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो इंस्टेंट एक्सरेज आ रही है उसकी वेव लेंथ भी हम फाइंड कर सकते हैं कितनी है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस भी हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि एक्सरेज की वेव लेंथ इतनी है, उसका जो पैटर्न है एम आपको बताया कि ऑर्डर ऑफ डायफ्रैक्शन इंटरफेरेंस पैटर्न है वो हम काउंट कर लें, तो एंगल भी हम ये डिटर्मिन कर सकते हैं। ठीक है, ये एंगल हमारे पास अरेंजमेंट होती है हमारे पास, उसके थ्रू हम एंगल ग्लैंसिंग एंगल भी फाइंड कर सकते हैं, और ये डी जो है और डी हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, वे डी इज़ इक्वल टू डी इज़ अ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो कोई भी अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में मॉलिक्यूल हैं, अरेंजमेंट हैं, उनका डिस्टेंस हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं एम लैम्डा ओवर 2 साइन ऑफ थीटा। ठीक है, फॉर द वेव इंस्टेंट जो हमारे पास वेव है जो एक्सरेज है, ये एंगल थीटा हम फाइंड कर सकते हैं, तो उससे हम जो मॉलिक्यूल यहाँ डिफ्रैक्ट हमें नज़र आ रहा है उसके थ्रू हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो दैट तो इसके थ्रू हम